Alright, so now let's start with question number 96, and here's what question number 96 says. Question number 96 बोलता है, fertilization is defined as the process by which a diploid spermatozoon unites with a haploid ovum to form a triploid zygote. Is it B, a haploid spermatozoon unites with a haploid ovum to form a diploid zygote? Is it C, a diploid spermatozoon unites with a diploid ovum to form a diploid zygote? Or is it option number D, a diploid spermatozoon unites with a haploid ovum to form a diploid zygote? What do you think? Fertilization हम सबको पता है, right? Fertilization में क्या होता है? Wherein a sperm and an ova fuse together to form the diploid zygote. बट ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारा zygote हो उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड हो, ठीक है, द स्पर्म इन दी ओवम हैज़ टू बी हैप्लॉइड, राइट? तो जो हमारा स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, जो ओवा होती है वो भी हैप्लॉइड होती है. सो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ हैप्लॉइड स्पर्म यूनाइट्स विद अ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड zygote. That makes option number B the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 97. This is an interesting one. ठीक है, okay, question number 97 says, a reaction of granules content which harden the zona pellucida and ensures sure block to polyspermy is A, acrosomal reaction, B, cortical reaction, C, acrosin reaction, or is it D, binding reaction? What do you think? Now, of course, this it's like directly, not directly from the lines of NCERT, but still you'll be able to make heads and tails out of it. एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ग्रैन्यूल्स कंटेंट रिलीज हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली हार्डन कर देते हैं जोना पेल्यूसिडा को, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन. That makes option number B the correct answer, right? But if I were to give you like a little back story to it, exactly क्या होता है, ठीक है, तो देखो हम सबको पता है, right? As we're all aware, like पॉलीस्पर्मी नहीं होती है, right? सो टू इंश्योर मोनोस्पर्मी है कि एक सिंगल स्पर्म ही एक सिंगल ओवा को फर्टिलाइज करे, उसके लिए बॉडी में कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं. एक होता है टेम्प्रेरी मेथड विच इज़ लाइक कॉल्ड फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बट अल्टीमेटली वो टेम्प्रेरी होता है. सो वी विल कन्फाइन डिस्कशन टू द परमानेंट मेथड विच इज़ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, विच इज़ वॉट कॉर्टिकल रिएक्शन इज़, राइट? अब तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, जैसे हमें पता है जैसे ही स्पर्म आके ओवा की मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, वैसे ही जो oocyte की मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है. एंड व्हेन आई से डीपोलराइज, आई एम श्योर बाय नाउ यू मस्ट हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड, राइट? डीपोलराइज मतलब अंदर से पॉजिटिवली चार्ज, अगर सिंपलिस्टिक टर्म से बोलो अंदर से पॉजिटिवली चार्ज और बाहर से नेगेटिवली चार्ज, ठीक है. सो द मिनट द ओवा कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ the minute the sperm comes in contact with the plasma membrane of the ova, मम्मी हाँ आओ, बीच में ख़राब कर दो, कर दिया ख़राब. ऑल राइट, नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. देखो हम सबको पता है इन ह्यूमंस और इन जनरल पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड, राइट? वेयर इन polyspermy is like multiple sperms cannot come and fertilize one single egg. It has to be one sperm one egg, right? That's the rule, right? अब उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में देर आर सर्टन मैकेनिज्म्स टू इंश्योर दैट देयर इज मोनोस्पर्मी एंड टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, ठीक है. कॉर्टिकल रिएक्शन उसी में कैटेगरी में फॉल करता है, विच इज़ लाइक द परमानेंट मेथड ऑफ स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी. लेट मी गिव यू लाइक अ क्विक ओवरव्यू. एग्जैक्टली क्या होता है ना, जैसे ही स्पर्म आता है, व्हेन द हेड ऑफ द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte और द ओवा, ठीक है, the oocyte's membrane is depolarized. And when I say the oocyte's membrane is depolarized, मतलब यूजुअली क्या होता है जब मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेट में होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज होती है, राइट? बट द मिनट द स्पर्म कम्स एंड कॉन्टैक्ट्स इट, उसका चार्ज बदल जाता है, अंदर से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, बाहर से इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, राइट? एंड not just that, the minute it gets depolarized, it also signals the smooth endoplasmic reticulum to release calcium ions into the cytoplasm, ठीक है. तो अब जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुई, ये सिग्नल करेगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू टू रिलीज कैल्शियम आयंस इनटू द साइटोप्लाज्म. और जैसे ही साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस रिलीज होंगे, दीज कैल्शियम आयंस विल डायरेक्ट द एक्सोसाइटोसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, राइट? तो हम सबको पता है, राइट, कि बाहर की तरफ होती है हमारे पास जोना पेल्यूसिडा, अंदर की तरफ होती है हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू हैव दीज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है. तो जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज हुए, कैल्शियम आयंस विल डायरेक्ट द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस. एक्सोसाइटोसिस कर लो, और इट मीन्स लाइक वॉमिट आउट द कॉन्टेंट दैट यू हैव, राइट? सो एज सून एज द, ठीक है, तो जैसे ही सिग्नल जाता है कैल्शियम आयन से कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्सोसाइटोसिस करने का, वैसे ही वो एक्सोसाइटोसिस कर लेते हैं. एंड द कॉन्टेंट्स विद इन द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स आर रिलीज्ड into the पेरी-वाइट लाइन स्पेस, राइट? उस बेसिकली ये जो वाइट लाइन मेम्ब्रेन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच की ये जो स्पेस होती है, ये क्या होती है? दिस स्पेस इज़ नथिंग बट दिस स्पेस इज़ द पेरी-वाइट लाइन स्पेस, राइट? तो इसमें ये जो सारे हैं ना कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ये अपने कंटेंट को रिलीज़ कर देते हैं.
and the minute the content gets released into the perivitelline space, that basically causes the hardening of the zona pellucida. तो कहीं ना कहीं zona pellucida harden हो जाती है, that also causes the hardening of the white line membrane. और इनफैक्ट mammals में स्पेशली अगर मैं बताऊँ तो हम सबको पता है zona pellucida में मतलब ZP3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो mammals में तो इनफैक्ट कुछ एंजाइम्स भी ऐसी रिलीज़ होती हैं इन ग्रैन्यूल्स में से कुछ ऐसी एंजाइम्स भी रिलीज़ होती है विच ब्लॉक द ZP3 एंड ZP2 रिसेप्टर्स एंड दे इंश्योर मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. एक नेसेसरी था तो आई जस्ट गेव द एक्सप्लेनेशन. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 98. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग वन एज वेल, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन नंबर 98 बोलता है फिल अप द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन. राइट, सो इट सेज during copulation or coitus, semen is released by the penis into the vagina and is called as dash. So this process is referred to as insemination. These are directly from lines of NCERT, right? There's an entire paragraph which has been dedicated to this. ठीक है, तो ये straight from the lines of NCERT है, so I'm sure you'll not make any blunders here. During copulation, semen is released by the penis into the vagina and that is referred to as insemination, right? And the minute that happens, उसके बाद क्या होता है? The ovum which is released by the ovary is transported to the dash where dash takes place. अब ठीक है, semen is released into the vagina. Now once that happens, ovum भी release हो जाता है by the ovary and that's transported where? It's transported to the ampullary isthmic junction. ठीक है, ampullary isthmic junction में गया जहाँ पे exactly क्या होगा? Where fertilization will take place. Where fertilization will take place. ठीक है, third is fertilization. अब now during fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane. Right, we just discussed that a couple of minutes back. ठीक है, कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा सबसे पहले जो स्पर्म होगा, स्पर्म का हेड वो किसकी कांटेक्ट में आएगा? ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आएगा. लाइक बेसिकली तो टू बी मोर प्रिसाइज ज़ोना पेल्यूसिडा से भी पहले कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आएगा, बट इवेंचुअली ज़ोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आएगा और इंड्यूस कर देगा चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. राइट, इट विल इंड्यूस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देगा और इट विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स एंटर ना कर पाए. ताकि the fifth one, the secretions of the dash help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum. Secretions of what? Secretions of the acrosome, right? हम सबको पता है स्पर्म का जो हेड होता है उसमें ये ऐसे न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं, यू नो, विच इज़ डिराइव फ्रॉम द गोल्जी बॉडी ऑफ स्पर्मेटिड, इफ यू रिमेंबर. राइट, डिराइव होता है फ्रॉम द गोल्जी बॉडी. इट हैज़ लॉट ऑफ स्पर्म लाइसेंस, राइट, जो एक्चुअली में हेल्प करते हैं इसको टू पेनिट्रेट द ovum, right? So the ovum basically, right? So secretions of the acrosome is what really helps the sperm, right? So that makes option number B the correct answer, right? Alright, now let's move on to the next question, which is question number 99. Question number 99 बोलता है which part of the sperm plays an important role in penetrating the egg membrane? कौन सा पार्ट है sperm का जो एक बहुत important role play करता है in penetrating or you know just passing through or traversing the egg membrane? Is it allosome, is it B tail, is it C autosome, or is it D acrosome? The correct answer is going to be option number D acrosome. This was a no-brainer, right? Alright, now let's move on to the next question, which is question number 100. Question number 100 बोलता है the second maturation division of the mammalian ovum occurs A. shortly after ovulation before the ovum makes entry into the fallopian tube. B. until after the ovum has been penetrated by the sperm. Is it C, until the nucleus of the sperm has fused with that of the ovum, or is it option number D, in the Graafian follicle following the first maturation division? What do you think, बच्चा? Second maturation division जो है, जो second maturation division है, basically they're talking about meiosis 2 is what they're talking about. meiosis 2 exactly क्या अपन जो बता सकते हैं? meiosis 2 exactly कब होता है? ठीक है, तो it happens only after the ovum has been penetrated by the sperm, right? Only when it comes in contact with the sperm will it complete its meiosis 2, right? तो exactly अगर मैं थोड़ा सा quick overview दे दूँ for the uninitiated ones, for the absolutely clueless people out there, सबको पता है there's a oogonia. oogenesis का प्रोसेस बताओ पूरा. oogonia होता है, ठीक है. अब ये oogonia डिप्लॉयड होता है, ठीक है, अंडरगो माइटोसिस, ठीक है. ये माइटोसिस करके यू नो और oogonia को बनाते हैं टू मेंटेन देयर नंबर. अब इसी में से कुछ oogonia, दिस इज़ लाइक द सिंपलिस्टिक वर्जन ऑफ इट, राइट. इसी में से कुछ oogonia है विच ग्रो इन साइज एंड दे फॉर्म द प्राइमरी oocyte, राइट. अब ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं? दिस प्राइमरी oocyte विल अंडरगो meiosis 1, राइट. दिस विल अंडरगो meiosis 1 जो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है. बट टू अ सरप्राइज वी ऑल नो कि जो अनलाइक इन द केस ऑफ मेल्स या स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इन द केस ऑफ फीमेल्स oogenesis gets arrested at various stages, right? So when we're basically born, right, we are born with primary oocyte which is arrested at prophase 1 of meiosis 1, which is arrested at prophase 1 of meiosis 1. और ये अरेस्ट
कब रिलीज़ होता है जाके ये अरेस्ट, यू नो व्हेन वी आर बोर्न, उसके बाद ये प्यूबर्टी पे जाके अरेस्ट रिलीज़ होता है, राइट। वंस वी अटेन प्यूबर्टी तब जाके ये अरेस्ट रिलीज़ होता है और मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, जहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है एक छोटी सी पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइट, एक सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 स्टार्ट होगा, लेकिन अगेन एज आई सेड बहुत हॉल्ट होता है ये प्रोसेस, तो मियोसिस 2 भी हॉल्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 पे, ठीक है। सेकेंडरी oocyte गेट्स अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब ये अरेस्ट तभी रिलीज़ होगा ओनली व्हेन दिस सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ओनली कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म, अदरवाइज ये अरेस्टेड स्टेट में ही रहती है एंड इट इवेंचुअली शेड्स ऑफ फ्रॉम द बॉडी, राइट। सो ये अरेस्ट तभी रिलीज़ होता है ओनली व्हेन द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। दैट मेक्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 101. Question number 101 बोलता है, in the oocyte, the secondary. एक मिनट. All right, now let's have a look at question number 101. Question number 101 says, in oocyte, secondary maturation occurs in A. ovary, B. abdominal cavity, C. fallopian tube, or is it D. uterus? What do you think, बच्चा? oocyte में सेकेंडरी oocyte की बात करें, सेकेंडरी oocyte में जो सेकेंडरी मैच्योरेशन डिवीजन है, बेसिकली द टॉकिंग अबाउट मियोसिस 2, वो कहाँ होता है? तो हम सबको पता है ओवरी से जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होती है आफ्टर ओव्यूलेशन, उसके बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है इट मेक्स इट्स वे थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, राइट। और फेलोपियन ट्यूब में ही अगर ये कॉन्टैक्ट में आ जाती है स्पर्म के, राइट, इन केस यू नो इट इंसेमिनेशन हैज़ अकर्ड एंड ऑल ऑफ दोस फिनोमेना हैव हैपेंड, ठीक है, ओनली व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, राइट। तो सेकेंडरी मैच्योरेशन एक्चुअली में हो कहाँ पे रहा है? इट्स हैपनिंग इन द फेलोपियन ट्यूब। दैट मेक्स ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर, राइट। oocyte में सेकेंडरी मैच्योरेशन एक्चुअली अकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। Alright, let's move on to the next question, which is question number 102. Question number 102 बोलता है, besides activating the egg, another role of sperm is to carry egg to A. RNA, B. mitochondria, C. DNA, or is it D. ribosomes? What do you think? Now personally, when I read this question, even I got confused, because not because of the complexity of the question, but because of how the question has been structured and framed, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं इसका मतलब बताऊँ तो क्वेश्चन जो दिख रहा है वो नहीं कहना चाह रहा है, एंड यू विल हैव टू रियली थिंक ट्वाइस बिफोर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी एग टू। एग को एक्टिवेट करने के अलावा, एग को एक्टिवेट करना इन अ वे समझ लो कि डीपोलराइज कर दिया एग को एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। एग को एक्टिवेट करने के अलावा दूसरा रोल जो स्पर्म करता है वो है एग को कहाँ ले जाता है। एग को कहाँ ले जाता है? डज दैट रियली हैपन? एग को क्या आरएनए के पास ले जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, राइबोसोम्स, राइट। सो दैट मेक्स नो सेंस, राइट। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि बिसाइड एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी इट्स व्हाट इनटू द एग। वो अपना क्या एग के पास ले जाता है? वो अपना डीएनए एग के पास ले जाता है, राइट। सो दैट शुड हैव बीन द क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन की थोड़ी स्ट्रक्चरिंग गलत तरीके से की गई है, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन एमटीजी। आई हैव आल्सो सीन अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन इन एलेन्स मॉड्यूल एज वेल, एंड आई थिंक आई पॉइंटेड दैट आउट एज वेल। क्वेश्चन कह क्या रहा है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू नो व्हाट इट्स एक्चुअली आस्किंग, ठीक है। बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी एग टू, नहीं, इज टू कैरी एग टू नहीं होगा, इट शुड बी another role of sperm is to carry its dash into the egg, is to carry its dash into the egg. What is it going to carry it into the egg? It's going to carry its DNA into the egg. इसको दोबारा एक मिनट समझाती हूँ बच्चों, छोड़ो ठीक है। Alright, now let's move on to question number 103. Question number 103 बोलता है, the sperm and the egg make different एक मिनट यार, क्या हुआ, इसको दोबारा कहते हैं। Alright, now let's move on to question number 102, and here's what it says. Question number 102 says, besides activating the egg, another role of the sperm is to carry egg to A. RNA, B. mitochondria, C. DNA, or D. ribosomes. Now, see, even this was a question wherein I got confused, not because of the complexity, but because of the way it has been constructed, right? एक बहुत सिंपल चीज़, क्वेश्चन जो कह रहा है अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे इन एग्जैक्ट सेम वर्ड्स, यू विल नॉट बी एबल टू डिड्यूस द करेक्ट आंसर, बिकॉज इट लिटरली डज नॉट मेक एनी सेंस, राइट। बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, एग को एक्टिवेट करने के अलावा स्पर्म और क्या करता है? इट इज़ टू कैरी द एग टू, एग को थोड़ी कहीं कैरी करके ले जाता है। इनफैक्ट द क्वेश्चन शुड हैव बिन, बिसाइड्स एक्टिवेटिंग द एग, अनदर रोल ऑफ स्पर्म इज टू कैरी इट्स डैश इन टू द एग, इट्स टू कैरी इट्स डीएनए इन टू द एग। वो अपना डीएनए एग में ले जाता है, राइट। वो अपना न्यूक्लियस ही तो रिलीज करता है, वो अपना न्यूक्लियस, यू नो, इन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, इन द न्यूक्लियस ऑफ द ओवा कम इन कॉन्टैक्ट, सो इट्स बेसिकली कैरिंग इट्स डीएनए इनटू द एग, एंड इट्स नॉट कैरिंग द एग टू समवेयर, राइट। इट्स नॉट कैरिंग द एग टू द डीएनए, instead it's the other way around, it's carrying its DNA into the egg. I hope that makes sense, right?
So that makes option number C the correct answer. But the way this question has been constructed and framed is quite ambiguous, and trust me, it's not just in MTG. I also saw this question in some of the very famous modules like LN, ठीक है, तो वहाँ पे भी मैंने point out किया था. So make sure you keep it in mind, ठीक है. Now moving on to the next question, which is question number 103. Question number 103 says, the sperm and the egg make different contributions to the zygote. Which of the following statements about their contributions are true? A. Sperm contributes most of the mitochondria. B. Egg contributes most of the cytoplasm. C. Both sperm and egg contribute haploid nucleus. And the fourth statement is both sperm and egg contribute centrioles. Now you have to mark the correct statements. अब देखो, let's see how well do you know this. अब देखो ये directly NCERT में नहीं ले रखा है, ठीक है. I mean not all of it for sure, but again it's about using common sense. ऐसा भी नहीं है कि it's completely out of NCERT, but yeah, you'll have to really think twice. ठीक है. अब देखो जैसे कि पहले है कि इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्म और एग अलग अलग चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं जाइगोट में, राइट. कोई कुछ दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है जाइगोट को. तो इनमें से कौन सी कॉन्ट्रीब्यूशन सच है, कौन सी स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन आर ट्रू. जैसे स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्या जाइगोट के पास ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है? दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. दैट्स इनकरेक्ट. इन फैक्ट टू टेल यू ये आई गेस ये फैक्ट होगा काफ़ी लोगों के लिए. It'll be an interesting thing to know, which is the sperm's primary contribution to the zygote is its nucleus, ठीक है, and not the mitochondria. In fact अगर मैं बात करूँ mitochondria की, तो most of the mitochondria that has been inherited by an individual is from their mother, right? So an individual inherits their mitochondrial DNA only from their mother, राइट. तो सारा का सारा इनफैक्ट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हमारी बॉडी में आता है वो मदर से आता है. तो इनफैक्ट इससे अगर हम एक चीज़ सोचें तो कहीं ना कहीं इससे एक मैटरनल इनहेरिटेंस की तरफ इंडिकेशन हो रहा है. याद है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन जेनेटिक्स में ऑफकोर्स वो एडिशनल टॉपिक था वो हमने, बट वी हैव डेल्ट विद दैट इन आवर क्लासेस, जहाँ पे हमने डिस्कस किया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस के बारे में. इनफैक्ट हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दैट कम्प्लीटली कम्स फ्रॉम आवर मदर, राइट. सो we inherit the entire mitochondrial DNA from our mothers. तो हम कह सकते हैं कि all the direct descendants of a mother will share the same mitochondrial DNA, which means children born to the same mother, right, they will have the exact same mitochondrial DNA. आपका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है दैट विल कम्प्लीटली वेरी, बट जैसा कि हम सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन द केस ऑफ एनिमल, दे हैव देयर ओन डीएनए. तो इनका जो डीएनए है ना दैट स्पेशली इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन द केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एज वेल, इनका जो डीएनए है दैट कम्स इंटायरली फ्रॉम द मदर. तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है ऑफ मैटरनल इनहेरिटेंस, राइट. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है. तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है कि स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट. सेकंड है एग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हम सबको पता है, राइट. स्पर्म के पास तो बिल्कुल साइटोप्लाज्म होता ही नहीं है, बहुत ही थोड़ा, नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नील, ठीक है, लाइक हार्डली देयर इज एनी साइटोप्लाज्म, राइट. व्हिच इज़ व्हाई अनइक्वल डिवीजन का पूरा द होल reason behind performing unequal mitosis in the case of mitosis meiosis. अरे यार कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं भी, समझाते रुक जाओ क्योंकि मैं खुद भी ओके. अरे यार ये क्या मैं समझा दोबारा देती हूँ, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस नाउ. देखो अब अगर मैं बात करूँ स्पर्म की, सो स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट, बिकॉज इन फैक्ट टू टेल यू द ट्रूथ, most of the mitochondria which has been inherited by us comes from our mother. In fact all of the mitochondrial DNA, ठीक है, और या माइटोकॉन्ड्रिया इट कम्स फ्रॉम आवर मदर. इनफैक्ट आपने मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में भी सुना होगा. मैटरनल इनहेरिटेंस इज नथिंग बट लाइक ये मैटरनल इनहेरिटेंस की तरफ इशारा करता है जहाँ पे एन इंडिविजुअल इनहेरिट्स द एंटायर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डायरेक्टली फ्रॉम द मदर, राइट. तो हमारे अंदर जितना भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है, राइट, दैट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर मदर. उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट्स डायरेक्टली फ्रॉम आवर मदर. तो which also gives us an indication that all the direct descendants of a mother, they will share the same mitochondrial DNA, right. तो मतलब all the children born to the same set of mother born to the same mother, they will have the exact same mitochondrial DNA. तो कहीं ये maternal lineage की तरफ indicate नहीं कर रहा है कि for example let's say your grandmother had their mitochondrial DNA and that was passed on to your mother, because mitochondrial DNA तो completely comes from the mother and then that was passed on to you and from there it will be passed on to your children. तो यहाँ से एक मैटरनल इनहेरिटेंस की तरफ इशारा भी करता है, राइट. आई होप दैट इज क्लियर. तो स्पर्म कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट, इट्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एग, ठीक है. तो पहली स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गई, सो वी कैन क्लियरली एलिमिनेट ए एंड डी.
ठीक है, ये तो गलत होगी। अगर दूसरी स्टेटमेंट पढ़ूँ, एग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एग ही कॉन्ट्रीब्यूट करता है ज़्यादा साइटोप्लाज्म, बिकॉज जो पूरा कॉन्सेप्ट है यार oogenesis का, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में देयर वाज लाइक परफेक्टली इक्वल डिवीजन हो रही है, अनलाइक oogenesis जहाँ पे कंप्लीट बार बार अनइक्वल डिवीजन हम क्यों करा रहे हैं? टू इंश्योर दैट मैक्सिमम साइटोप्लाज्म गेट्स रिटेन्ड इन द सेकेंडरी oocyte, क्योंकि हमें पता है जब स्पर्म आके फर्टिलाइज करेगा तो स्पर्म के पास तो कुछ भी कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं है, तो जाइगोट में साइटोप्लाज्म ही नहीं बचेगा। हाउ विल इट सर्वाइव, राइट? द होल प्रोसेस और द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग अनइक्वल meiosis in the case of during oogenesis was to ensure that maximum cytoplasm gets retained in the oocyte. Yeah, ठीक है, तो egg contributes most of the cytoplasm is an absolutely correct statement. तीसरा statement है both sperm and egg contribute haploid nucleus. That's correct as well, right? दोनों sperm और egg अपना haploid nucleus को contribute करते हैं, right? Which is exactly what happens, right? Sperm will contribute its haploid nucleus and so will the egg. Together they will fuse and form the zygote. ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, सो बोथ 2 and 3 आर करेक्ट। इफ यू लुक एट द फोर्थ स्टेटमेंट, बोथ स्पर्म एंड एग कॉन्ट्रीब्यूट सेंट्रियोल्स, इवन दिस इज इनकरेक्ट। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, राइट, हमारे सेल्स में, राइट, सो एंड बोथ दी सेंट्रियोल्स, राइट, द 2 कॉपीज ऑफ द सेंट्रियोल्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड सोनली बाय द स्पर्म, ठीक है, solely by the sperm. Egg does not really provide any centrioles. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि both sperm and egg contribute centrioles, नहीं, egg contribute नहीं करती है centrioles को, both the copies of the centrioles are contributed solely by the sperm, right? So even fourth statement becomes incorrect. So we're only left with 2 statements, which is 2 and 3, and that makes option number B the correct answer. I hope that is clear to everybody. ठीक है, now let's move on to the next question, which is question number 104. Again, an interesting question. One second. Alright, now let's move on to question number 104, and here's what question number 104 says. Question number 104 बोलता है, some important events that take place during fertilization are given below. You have to arrange the events in a proper sequence and select the correct option. 1 is cortical reaction, then sperm entry, then karyogamy, and then acrosomal reaction. So exactly आपको exact sequence में बताना है, how do you go about it and exactly what happens, ठीक है? तो let's just do it together. हम सबको पता है exactly, देखो सबसे पहले क्या होगा अगर मैं बोलूँ तो, देखो बिफोर एनीथिंग सबसे पहले तो हम सबको पता है एक्चुअली में यहाँ तो कुछ इवेंट्स मेंशन भी नहीं है, जैसे कॉर्टिकल, सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है, राइट, सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है, वह स्पर्म अंडरगोज ऑल दिस फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड मेक्स इटसेल्फ केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग दी एग। तो कैपेसिटेशन होता है, इसके ऊपर से कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट जिसकी सेल मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद ये कैपेसिटेट हो जाता है, कैपेसिटेट होने के बाद इसमें फिर इवेंचुअली और एग्लूटिनेशन होता है, एंड देन देयर इज एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे एक्रोसोम ना कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेंगी, एक्रोसोम इवेंचुअली कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करेंगी, तो जैसे ही इट रीचेज द विसिनिटी ऑफ द oocyte, ये रिलीज़ करेगा एक्रोसोम में से एक्रोसोमल एंजाइम्स, ठीक है, जो स्पर्म लाइसेंस जिनको हम बोलते हैं, तो एक्रोसोमल रिएक्शन होगा, ठीक है, बिकॉज दीज एंजाइम्स विल एक्चुअली हेल्प इन द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम, राइट। तो एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन्स हुई वो डिजोल्व हुई, द स्पर्म विल मेक इट्स एंट्री, राइट। तो सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर उसके बाद सेकंड आएगा, ठीक है, स्पर्म ने एंटर किया थोड़ा सा ओवम में, ठीक है, ओवम को थोड़ा पेनिट्रेट किया, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है एंड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द oocyte प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होता है कॉर्टिकल रिएक्शन, राइट, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। कॉर्टिकल रिएक्शन होता है बहुत फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। कॉर्टिकल रिएक्शन होगा, कॉर्टिकल रिएक्शन जैसे ही हो गया, ठीक है, एडिशनल स्पर्म्स आके एग से अटैच नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और उसके बाद इवेंचुअली कॉर्टिकल रिएक्शन होने के बाद देयर विल बी कैरियोगैमी विच इज़ लाइक द फ्यूजन ऑफ बोथ द न्यूक्लियस, राइट, फ्यूजन ऑफ बोथ द न्यूक्लियस, राइट। तो फर्स्ट के बाद फिर इवेंचुअली थर्ड होगा, सो द करेक्ट सीक्वेंस वुड बी 4, 1, 2 and 3. That makes option number A the correct answer. I hope that is clear to everybody. Alright, now let's move on to the next question, which is question number 105, and here's what it says. Question number 105 बोलता है, preparation of sperm before penetration of ovum is A. Spermiation, B. Cortical reaction, C. Spermiogenesis, and D. Capacitation. ठीक है, तो प्रेपरेशन ऑफ स्पर्म जब अपने आप को प्रिपेयर करता है बिफोर पेनिट्रेटिंग दी ओवम, दैट प्रोसेस इज एक्चुअली रेफर टू एज कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, सर जस्ट है स्पर्म इट विल अंडरगो सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो अपनी फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस करता है, लाइक दिस रिमूवल ऑफ सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट, सो विल अंडरगो सर्टेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है, एंड दैट मेक्स द स्पर्म केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग, एंड दैट इज रेफर टू एज कैपेसिटेशन।
ठीक है, दिस इज रेफर टू एज कैपेसिटेशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 106. क्वेश्चन नंबर 106 बच्चा बोलता है द सेक्स ऑफ द फीटस विल बी डिसाइडेड एट. क्वेश्चन नंबर 106 है the sex of the fetus will be decided at A. fertilization by male gamete, B. implantation, C. fertilization by female gamete, or is it D. the start of cleavage? What do you think बच्चा? क्वेश्चन नंबर 106 जो सेक्स है, जो बच्चे का जेंडर है बेसिकली, वो कब डिसाइड हो जाता है? इट इज़ डिसाइडेड एट द फर्टिलाइजेशन बाय द मेल गैमेट. जैसे यू नो बिकॉज फीमेल गैमेट में तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है एक्स क्रोमोसोम ही है. So the minute the male gamete comes and fertilizes the egg, it will depend कि वो जो the male gamete which is fertilizing the egg contains the Y chromosome or the X chromosome. If the Y chromosome containing male gamete will fertilize the egg, that will lead to an XY sex chromosome and that will develop into a baby boy. But यहीं पे मान लो अगर एक X chromosome containing sperm comes and fertilizes the egg, that will lead to the production of an XX chromosome. ठीक है, XXX chromosomes होंगे, ठीक है, and that will develop into a female fetus. I hope that is clear. ठीक है, तो सेक्स जो होता है बच्चे का डिसाइड हो जाता है by the fertilization, at the time of fertilization by the male gamete. That makes option number A the correct answer. I hope that is clear to everybody. क्वेश्चन नंबर 107 की बात करूँ. क्वेश्चन नंबर 107 बोलता है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट क्लीवेज इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन. क्या सच चीज़ है अबाउट क्लीवेज? क्या सच चीज़ है अबाउट क्लीवेज का? All right, now let's discuss question number 107 and here's what it says. Let me just change the color. I got bored of purple and blue. Just give me a moment. All right. Question number 107 says what is true about cleavage in the fertilized egg in humans. क्लीवेज डिविजन्स के बारे में इनमें से कौन सी बात सही सच है? इज़ इट ऑप्शन नंबर ए विच सेज इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन द फिलोपियन ट्यूब. Is it B, it starts when the egg reaches the uterus? Is it C, it is meroplastic? Or is it D, it is identical to normal mitosis? What do you think बच्चा? क्वेश्चन नंबर 107 बोलता है जैसे कौन सी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज डिवीजन इज ट्रू, या क्लीवेज डिवीजन के बारे में सच है इन द फर्टिलाइज्ड एग. तो ये बोल रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग्स इन द फिलोपियन ट्यूब. तो ये बोल रहा है क्लीवेज डिवीजन शुरू हो जाती है एवर सिंस द एग इज इन द फिलोपियन ट्यूब. Once again, let me just record it again. Just give me a moment. All right, now let's move on to question number 107 and here's what question number 107 says. Question number 107 बच्चा बोलता है what is true about cleavage in the fertilized egg in humans. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच है क्लीवेज के बारे में इन द फर्टिलाइज्ड एग इन ह्यूमन बींग्स. क्या क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाती है while the egg is in the fallopian tube? Well, that's true. ठीक है, क्लीवेज डिवीजन कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है जब एग fallopian ट्यूब में होता है. इज इट ऑप्शन नंबर बी इट स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस द यूट्रस. क्या वो शुरू होती है जब एग यूट्रस में होता है? इज इट सी इट इज़ मीरोब्लास्टिक और इज इट डी इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस? व्हाट डू यू थिंक बच्चा? ठीक है, नाउ द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए एंड आई विल टेल यू व्हाई. ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आई गेस हम सबको समझ में आ गया होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें क्लीवेज डिवीजन राइट कि वे द सिंगल सेल ज़ाइगोट डिवाइड्स इनटू 2 and then 2 divides into 4 and then 4 divides into 8 and then 8 divides into 16. तो जो क्लीवेज डिविजन हैं ठीक है ये एक्चुअली में स्टार्ट हो जाती है विद इन द फेलोपियन ट्यूब इटसेल्फ. तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है स्टार्ट्स व्हेन द एग रीचेस द यूट्रस इज इनकरेक्ट. इट इज़ मीरोब्लास्टिक. बच्चों को मीरोब्लास्टिक का नहीं मतलब पता होता है. देखो पहली बात तो इट इज़ नॉट मीरोब्लास्टिक. क्लीवेज डिविजन इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स इन फैक्ट इज होलोब्लास्टिक. ठीक है, सो मेक अ नोट ऑफ इट समवेयर. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. मेक अ नोट ऑफ इट समवेयर. इट इज़ होलोब्लास्टिक एंड नॉट मीरोब्लास्टिक. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि जो क्लीवेज डिविजन होता है इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स बच्चा ये होलोब्लास्टिक होता है. अब आप बोलेगी मैम हमें तो होलोब्लास्टिक भी नहीं पता. एग्जैक्टली दिस इज व्हाई आई एम हियर. होलोब्लास्टिक की अगर बात करूँ तो एक तरीके से इसको ऐसे समझो कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन मतलब जो हमारा जाइगोट है सिंगल सेल जाइगोट वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा होता है राइट. जो मतलब ये पूरा का पूरा जाइगोट डिवाइड होगा 2 सेल्स में. फिर ये पूरे के पूरे 2 सेल्स होंगे वो डिवाइड होंगे 4 सेल्स में. द एंटायर सेल इज बीइंग डिवाइडेड राइट. द जाइगोट डिवाइड्स कम्प्लीटली इनटू स्मॉलर सेल्स. ठीक है, एंड या बट मीरोब्लास्टिक क्लीवेज की अगर बात करूँ मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट डिविजन ऑफ द एग. incomplete division of the egg cytoplasm and that especially occurs in eggs which have a high concentration of yolk. ठीक है, तो मीरोब्लास्टिक डिवीजन बेसिकली यहाँ पे इनकम्प्लीट डिवीजन होता है एग के साइटोप्लाज्म का. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डिवीजन. अब एक्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना मतलब एक्जैक्टली विदाउट गोइंग टू द डिटेल आई जस्ट टेल यू मतलब जो एग का साइटोप्लाज्म है लेट्स से पूरा साइटोप्लाज्म है राइट. अब ये जो फरो बननी होती है क्लीवेज फरो ये जो बननी होती है ये पूरी बन ही नहीं पाती है. वाई? बिकॉज ऑफ द थिक कॉन्सेंट्रेशन और द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योक राइट. तो पूरा का पूरा जो हमारा एग है वो ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हो पाता. ओनली स्मॉल पोर्शन गेट्स डिवाइडेड. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डिवीजन होती है. ठीक है, दिस ऑल्सो हैपन इन सम ऑर्गेनिज्म. बट अगर मैं बात करें ह्यूमन बींग्स की तो ह्यूमन बींग्स में जो क्लीवेज डिवीजन होता है दैट इज़ होलोब्लास्टिक. यहाँ पे जो जाइगोट डिवाइड्स कम्प्लीटली राइट
एंड दिस इज ओइंग टू द फैक्ट दैट वी हैव लोअर योग कॉन्टेंट इन ह्यूमन एग, ठीक है। तो बिकॉज हमारे ह्यूमन बींग में वी हैव लोअर योग कॉन्टेंट, वी हैव अ लोअर योग कॉन्टेंट एंड विच इज़ वाई हमारे में जो क्लीवेज डिवीजन होता है वो मीरोब्लास्टिक ना होकर होलोब्लास्टिक होता है, ठीक है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है अगर मैं उसको पढ़ूँ, इट इज़ आइडेंटिकल टू नॉर्मल माइटोसिस, नो इट्स नॉट, ऑल्दो क्लीवेज डिवीजन इज नथिंग बट माइटोटिक डिविजन ही हैं, बट नहीं ये नॉर्मल माइटोटिक डिविजन जैसे नहीं है। मतलब देयर इज अ डिफरेंस विच इज़ द ग्रोथ फेज, इनमें ग्रोथ फेज G1 G2 जो नॉर्मल माइटोसिस में होता है वो इसमें नहीं होता है, ग्रोथ फेज इज एब्सेंट है and that's why it differs from the normal mitosis. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 108. Okay, interesting one. Okay, we just discussed something similar. Okay, question number 108 says cleavage differs from mitosis in lacking A synthetic phase, B growth phase, C both A and B or D none of these. What do you think बच्चा? जो क्वेश्चन नंबर 108 है वो बोलता है कि क्लीवेज डिवीजन जो होता है वो कम्प्लीटली डिफर करता है माइटोसिस से इन लैकिंग व्हाट। क्लीवेज डिवीजन में ऐसा क्या नहीं होता जो माइटोसिस में होता है, सिंथेटिक फेज होता है, ग्रोथ फेज, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी, ग्रोथ फेज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ग्रोथ फेज। एक्चुअली जो क्लीवेज डिवीजन होते हैं जाइगोट में उसमें ग्रोथ फेज जो होता है, ठीक है, वो एब्सेंट होता है, राइट। एंड आई एम श्योर ये तो सबको एक तरीके से पता भी होगा, राइट। क्लीवेज डिविजन में हमारे पास ओवरऑल जो उसका बेसिकली ओवरऑल साइज है एग का या ओवरऑल साइज जो है एम्ब्रियो का वो इंक्रीज नहीं होता है, राइट। ओनली द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीजिंग बट द ओवरऑल साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ द entire structure is not increasing. That is because there is a lack of growth phase. I hope that is clear to everybody. ठीक है, now let's discuss question number 109. Question number 109 says, just give me a moment to choose a better color. Just give me a moment. Alright. Okay, now we discuss question number 109. It says the solid mass of 8 to 16 cells formed from the zygote after successive mitotic divisions is called A blastula, B gastrula, C morula, D none of these. What do you think? जो सॉलिड ये जो 8 से 16, 8 से 16, 8 to 16 सेल स्टेज होती है जो zygote से बनती है आफ्टर सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन, इस 8 to 16 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ रेफर्ड टू एज मॉड्यूला। इस 8 to 16 सेल स्टेज को बच्चा हम क्या बोलते हैं? इट इज़ रेफर्ड टू एज मॉड्यूला। आप बहुत से बच्चे हो सके मॉड्यूला क्यों नाम है आया हुआ, तो आस्क क्यों, लेट मी जस्ट split the puzzle. Like, do you have any clue like why is it called morula specifically? Actually, तो morula का मतलब होता है mulberry like. तो ये जो word है ना, the term morula, it has been derived from the Latin word morum. It actually comes from the Latin word morum, right? Comes from the Latin word morum, right? तो जो Latin में एक word होता है morum, इसका मतलब होता है mulberry, शहतूत जिसको हम बोलते हैं, right? तो because जो आप देखोगे, अगर आपने कभी actually में images देखी होंगी, तो आप कहीं देखना, if you put it up on Google, तो जो मॉड्यूला होता है ना, इट एक्चुअली रिजेंबल्स मलबेरी, ठीक है, मलबेरी शहतूत जिसको बोलते हैं, तो बिल्कुल ऐसा शहतूत जैसा लगता है, एंड हेंस द नेम। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 110. क्वेश्चन नंबर 110 बोलता है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स 1 to 4 रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस. 1 second. Okay, now let's discuss question number 110. Question number 110 बोलता है given below are 4 statements 1 to 4 regarding embryonic development in humans. पहला है cleavage divisions bring about considerable increase in the mass of the protoplasm. Second is with more cleavage division the resultant blastomeres become smaller and smaller. Third is the blastomeres and the blastocyst are arranged in 2 layers, trophoblast and endometrium. Or is it 4 cleavage divisions result in a solid ball of cells called the morula? Which of the above statements are correct? Now, okay, I hope you've read the statements and it made sense. पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ कि क्लीवेज डिविजन्स दे ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इनकरेक्ट, ये गलत है। क्लीवेज डिविजन एक्चुअली ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स, कि क्लीवेज डिविजन हो रहा है तो एक सिंगल सेल जाइगोट से 2 बन गए, फिर 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल्स, ठीक है। सो द इट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड नॉट इन द ओवरऑल मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये ओवरऑल मास जो है सेल का वो नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज इवेंचुअली एक्सपेंशन तो हो ही नहीं रहा है ना, इट्स नॉट हैपनिंग, राइट। दैट्स ओइंग टू जोना पेलियोसेटा, बिकॉज अल्टीमेटली बाहर जोना पेलियोसेटा है, राइट। सो जोना पेलियोसेटा विल प्रिवेंट द अनड्यू एक्सपेंशन, राइट। तो वॉल्यूम में इंक्रीज ही नहीं हो पाता है, तो मास ऑफ द प्रोटोप्लाज्म भी इंक्रीज नहीं होगा, देयर इज जस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, राइट। तो जहाँ जहाँ भी 1 है तो वहाँ से वो तो एलिमिनेट हम कर सकते हैं, राइट। वी कैन यूज़ द एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर 2 की, तो स्टेटमेंट नंबर 2 बोलता है विद मोर क्लीवेज डिविजन द रिजल्टेंट ब्लास्टोमेयर्स बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर। वेल दैट्स करेक्ट एज वेल, ठीक है। जैसे जैसे क्लीवेज डिविजन होते हैं, लेट्स से ये एक जाइगोट है, ठीक है, फिर इसी जाइगोट से हमारे पास क्या कहते हैं, देखो एक सिंगल सेल जाइगोट है, इससे फिर ये सिंगल सेल बना 2 सेल स्टेज,
फिर इस 2 सेल से आ गई 4 सेल स्टेज, 4 सेल से आ गई हमारे पास 8 सेल स्टेज, 4 सेल से इवेंचुअली क्या आई हमारे पास, 4 सेल से आई हमारे पास इवेंचुअली 8 सेल स्टेज। तो अब ये जो इंडिविजुअल सेल है, दिस इंडिविजुअल सेल, दीज आर 2 ब्लास्टोमियर्स, ये जो इंडिविजुअल सेल है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। तो आप देख लो ये ईच माइटोटिक डिवीजन जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, राइट, बिकॉज ओवरऑल जो सेल का जो एम्ब्रियो का साइज है वो तो इंक्रीज नहीं हो रहा, ठीक है। सो एज पर दैट स्टेटमेंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू 2 लेयर्स, ट्रोफोब्लास्ट इन एंडोमेट्रियम। वेल दैट्स इनकरेक्ट एंड स्टूडेंट्स माइट गेट ट्रैप्ड हियर बिकॉज वो पूरा क्वेश्चन एंड तक पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। जो एक्चुअली में ब्लास्टोसिस्ट होता है, देयर 32 सेल स्टेज होती है ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टिला बोलते हैं। उसमें एक्चुअली में क्या होता है ना, जितने भी हमारे ब्लास्टोमियर्स होते हैं यानी जो सेल्स है ये अरेंज हो जाते हैं 2 लेयर्स की फॉर्म में, ठीक है। ये 2 लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। एक होती है हमारी बाहर की तरफ लेयर टुवर्ड्स दी आउटर साइड, एक ये जो बाहर की तरफ लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, एंड देन देयर इज ए लेयर जो अंदर की तरफ अरेंज हो जाती है जो सारे एक तरफ इकट्ठे हो जाते हैं सेल, दिस इज इनर सेल मास। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है इट गेट्स अरेंज्ड इनटू 2 लेयर, एक हो गया ट्रोफोब्लास्ट और दूसरा हो गया इनर सेल मास, ठीक है, जिसको एम्ब्रियोब्लास्ट भी बोल सकते हो। एंडोमेट्रियम नहीं होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज क्लीवेज डिविजन्स जो होते हैं, क्लीवेज डिविजन्स रिजल्ट इन अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स कॉल्ड मॉड्यूला। क्लीवेज डिविजन्स जो होते हैं उससे क्या होता है, एक सॉलिड बॉल बनती है सेल्स, लाइक दैट रिजल्ट्स इन अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स। एक ऐसे सॉलिड, नॉट लाइक अ हॉलो बॉल, इट्स लाइक अ सॉलिड, लाइक अंदर से पूरी भरी हुई पैक्ड विद सेल्स स्टेज आती है, इसको मॉड्यूला बोलते हैं। दैट 8 to 16 सेल स्टेज, ठीक है। उसमें आप देखोगे पूरा सॉलिड बॉल ऑफ सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। सो क्लीवेज डिवीजन से इवेंचुअली बनता है एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स जिसको मॉड्यूला बोलते हैं, दैट्स करेक्ट एज वेल। So if we go by those options, that makes option number 2 and 4 the correct answer, right? 2 and 4 become the correct answer, and that makes option number B the correct answer. I hope that is clear to everybody. Alright, now let's move on to the next question, which is question number 111. Question number 111. And here's what question number 111 says. Question number 111 बोलता है identify the human developmental stage which has been shown as well as the related right place of its occurrence in a normal pregnant women and select the right option for the two together. तो ये कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज है, ये एग्जैक्टली मैं स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट का। आई कुड हैव जस्ट शोन इट टू यू हियर रादर देन जस्ट ड्राइंग इट देयर, ठीक है। तो देखो आउटर लेयर जो है दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर इनर सेल मास है ये क्या होता है, एम्ब्रियोब्लास्ट, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो आई वाज सेइंग, ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज दिखा रखा है, कौन सी ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज दिखा रखा है, दिस इज एक्चुअली द ब्लास्टिला और द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। बोथ मीन वन एंड द सेम, बट ओके वी ऑल्सो हैव टू चेक द साइट ऑफ अक्रेंस, राइट, द राइट प्लेस ऑफ इट्स अक्रेंस, ये कहाँ दिखता है हमें, in the end part of the fallopian tube, or is it like in the uterine wall? end part of fallopian tube में नहीं, एक्चुअली में यूट्राइन वॉल पे, ठीक है। जब एक्चुअली में जैसे ये इट मेक्स इट ट्रेन टू द यूट्रस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, जोना पेल्यूसिटा हट जाती है, इसको हम जोना हैचिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस ball of cells actually comes out, the blastocyst comes out of the zona pellucida और eventually attaches to the uterine wall। तो ये कहाँ हो रहा होता है, ये स्टील अटेन होता है uterine wall के आसपास, ठीक है, ठीक है। If we go by that makes option number C the correct answer. I hope that is clear to everybody. इतना सब कुछ समझ आया, ठीक है। Now let's move on to the next question.